हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपने क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी और इसी सीरीज को बरकरार रखते हुए आज बात करते हैं। इसकी 12 सीरीज अब तक हो चुकी है और आज नेक्स्ट सीरीज है। पहला ही क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। परामर्शदात्री, देखो उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बोला जा सकता है या सलाहकारी बोला जा सकता है। कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श किस आर्टिकल के तहत देता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 बोल सकते हैं या 143 बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। 143 में जैसा का जैसा होता है, सेम वैसा का वैसा किस में होता है, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में होता है। इसमें अनुच्छेद 143 में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 143 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, प्रेसिडेंट है जो सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है किसी भी मामले में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा है तो सलाह दे सकता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने कोई सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली किसी मामले में और सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को क्या दे सकता था, सलाह दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है, नहीं चाहे तो सलाह नहीं दे सकता। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति की इच्छा उसे मानने या न माने। राष्ट्रपति चाहे तो उसे मान भी सकता है, चाहे तो न भी मान सकता। वही 143 में आप कह भी सकते हो, वो माने या न माने बात क्या है, अलग है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा है तो सलाह दे सकता है और नहीं इच्छा है तो नहीं दे सकता। यदि मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति की इच्छा रहती है कि उस सलाह को माने या नहीं माने। 1950 से पूर्व क्या होता था, जब संविधान लागू नहीं हुआ था, तो संविधान लागू होने से पूर्व यदि राष्ट्रपति ने सलाह ले ली, मांगी है सर्वोच्च न्यायालय से, तो सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देनी ही आवश्यक थी और राष्ट्रपति को माननी भी आवश्यक थी। वर्तमान में ये सलाह है जो बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान में सलाह क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, स्वेच्छा पर। देने वाला भी इच्छा पर डिपेंड करता है और मानने वाला भी किस पर डिपेंड करता है, इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा है तो सलाह दे सकता है और नहीं इच्छा है तो नहीं दे सकता। तो पहला एक क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा छाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, इस लोकहित मुकदमा शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहा है? लोकहित की बात कर रहा है, जनहित की बात कर रहा है, या इसको बोल सकते हैं लोकहित बात। छाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो पीएन भगवती थे। कौन थे? आंसर तो इसका पीएन भगवती होगा। अब यहां से दो क्वेश्चन और उठते हैं कि ये पीआईएल या लोकहित मुकदमा किस देश से लिया गया है और कब लिया गया था और ये है क्या, ये बातें अनिवार्य। तो पहली बात करते हैं, लोकहित मुकदमा 80 के दशक में लिया गया था। 80 के दशक में अपनाया गया था और इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती थे। और ये पीआईएल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो पीआईएल का प्रावधान भारतीय संविधान में, या लोकहितवाद का जो प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
अब देखो पीआईएल होता क्या है, लोकहित मुकदमा क्या होता है। इसमें कोई जनहित का मुकदमा है, कोई जनहित से संबंधित मामला है, तो कोई जागरूक व्यक्ति भी क्या लगा सकता है, याचिका लगा सकता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है, हाई कोर्ट में। कई बार जैसे आपने सोशल मीडिया पर देखते हो कि इस व्यक्ति के खिलाफ पीआईएल दायर की गई। पीआईएल का अर्थ ये होता है कि मुकदमा जैसे किसी के भी ऊपर हो, पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है कोर्ट में पीआईएल के तहत। पहले ऐसा नहीं होता था। या मान लीजिए कि कोई मीडिया की खबर आई तो कोर्ट खुद क्या ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। या मान लीजिए किसी न्यायाधीश ने जाते रास्ते देखा कि कोई गड्ढा है, कोई अन्य है, जनहित का मामला है, तो स्वयं भी क्या कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है। तो पीआईएल का प्रावधान 80 के दशक में, इस समय न्यायमूर्ति कौन थे, पीएन भगवती थे, यूएसए से ली गई। और इसमें जागरूक नागरिक क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन था आपका वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय बोल सकता है अगला हाई कोर्ट बोल सकता है, उच्च न्यायालय बोल सकता है अगला, या हाई कोर्ट ही बोल सकता है। तो कितने उच्च न्यायालय हैं बताएं, देखिए कमेंट करके फटाफट बताएं कि भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। 18 है, 21 है, 24 है, 25 है। तो लगभग का आंसर 24 ही आ रहा है। अब देखो वर्तमान में ध्यान रखना 24 उच्च न्यायालय नहीं है, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं, 25। देखो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई? तो भारत में 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कितने उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 के अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट। ये तो हाई कोर्ट की बात है। यदि सुप्रीम कोर्ट की बात पूछ ली जाए कि भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1776 में भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना कलकत्ता में की गई थी या कोलकाता में की गई थी। जबकि भारत में प्रथम जो उच्च न्यायालय हैं उन 3 उच्च न्यायालयों की एक साथ स्थापना की गई थी 1862 में, जिसमें 3 उच्च न्यायालय इस प्रकार से थे। एक था बॉम्बे उच्च न्यायालय, एक था मद्रास हाई कोर्ट और एक था कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना तो 1862 में की गई थी और इसके बाद स्थापना की गई थी 1866 में। किसकी स्थापना की गई थी? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 2013 तक इनकी संख्या कितनी थी? 21। और मार्च 2013 में, कब की बात है, मार्च 2013 में इनकी संख्या बढ़ाकर 3 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। और कितने उच्च न्यायालय हो गए? 24। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी मार्च 2013 में, 24 हो गए। अब क्या होता है कि 1 जनवरी 2020 की बात, 1 जनवरी 2019 की बात है, 1/1/2019 की बात है। कब की बात है? 1/1/2019 की बात है। और 1/1/2019 को भारत का 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट खोला गया। और 25वां हाई कोर्ट कहाँ खोला गया? तो अमरावती। और अमरावती किसकी राजधानी है भाई? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कुछ गाइडेंस देखती तेलंगाना में 25वां हाई कोर्ट, नहीं, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पहले ज्वाइंट उच्च न्यायालय था हैदराबाद, और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत का 25वां हाई कोर्ट खोला गया। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं भारत में वर्तमान में? तो सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना एक ही है, इसके अलावा नहीं है।
तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हो गए? 25 हो गए 1862 में पहली बार, और अंतिम उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में किया गया। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? देखो, न्यायाधीशों की संख्या की बात की गई है। जैसे क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, या इसके साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 क्या थे? अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में देखो, ये तो उच्च न्यायालय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? उच्च न्यायालय की। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं वर्तमान में? 34। इस क्वेश्चन का अर्थ ये लेना है आपको कि जो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, जो 25 जो हाई कोर्ट हैं, इन हाई कोर्टों में सर्वाधिक जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, वो किस उच्च न्यायालय में है, किस हाई कोर्ट में? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 160 है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में? 3 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 3। अब ध्यान रखना, यह न्यायालय भी लिखा है, न्यायालय भी एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एसएससी का क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए गए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, उसमें सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है 160 है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कितनी है? 3। यहां से एक क्वेश्चन राजस्थान स्तर के लिए भी पूछा जाता है कि राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50 है। कितनी है? 50। और भारत में सर्वाधिक न्यायाधीश संख्या कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। कितनी? 160 है। और राजस्थान में कितनी? 50। आज भी अखबार में आई है, केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। अभी बात की थी तीनों की एक साथ हुई थी। इन न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये न्यायालय हैं, इन न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट, इन तीनों न्यायालयों की स्थापना एक साथ की गई थी। और कब की गई थी? तो बताएं, देखिए कमेंट करके बताएं कब की गई थी। तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ की गई थी और कब की गई थी? तो अभी बात की थी कि 1862 के अधिनियम के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी एक साथ, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। तो भारत में सर्वप्रथम 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ की गई थी 1862 में, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित प्रदेश का अपना क्या है? एक उच्च न्यायालय है। तो बताएं, देखें, देखो संघ शासित प्रदेश का अर्थ होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। पहली बात तो ये बताएंगे कि भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है कितने? 7 है, 8 है कि 9 है? कमेंट करके बताएं, देखें वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो कितने भाई? 8। पहले 7 थे, फिर 2 बढ़ाए गए, फिर 1 क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अपना क्या है? हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। देखो भारत में टोटल जो हाई कोर्ट हैं वो कितने हैं? भारत में टोटल हाई कोर्ट 25 हैं, और 25 में से 24 जो हाई कोर्ट हैं वो राज्यों में है। क्या है? राज्यों में है।
और एक हाई कोर्ट कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या है, अपना उच्च न्यायालय है। सुना होगा कई बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसमें क्या है, उच्च न्यायालय। वैसे मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और 1947 में भारत में कितने राज्य थे, तो 11 क्या थे, राज्य थे, और 11 क्या थे, उच्च न्यायालय थे। परंतु सातवां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1956। और सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर भी क्या बनाया जा सकता है, एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। तो दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अपना क्या है, हाई कोर्ट है। केजरीवाल के पास भी अपना एक हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी लग रहा है, परंतु एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि केरल का अपना उच्च न्यायालय है जो कहाँ खोला गया है। तो बताएं फटाफट, आंसर बताएं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो एक क्वेश्चन कंफ्यूजन का क्या है, केरल की राजधानी कहाँ है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तो इसका अपन केरल से आते ही देखो, केरल से एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, कोट्टयम या कोच्चि, एर्नाकुलम, इस प्रकार के। सबसे पहले अपन केरल का नाम लेते हैं, एक शब्द लेते हैं कोच्चि। क्या लेते हैं, कोच्चि। और आंसर भी क्या कर देते हैं अपन, कोच्चि। ध्यान रखना, केरल जो हाई कोर्ट है, केरल जो उच्च न्यायालय है, वो कोच्चि में नहीं है। कहाँ नहीं है, कोच्चि में नहीं है। कहाँ है, एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम आता है कई जगह एर्नाकुलम आता है। तो बात एक ही माननी है ना। तो केरल उच्च न्यायालय है, जो केरल हाई कोर्ट है, वो कहाँ है, एर्नाकुलम में है। और केरल जो हाई कोर्ट है वो संयुक्त उच्च न्यायालय है। क्या है, जॉइंट उच्च न्यायालय है। अर्थात केरल और लक्षद्वीप का संयुक्त उच्च न्यायालय कौन सा आता है, एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम हाई कोर्ट के क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि केरल प्लस लक्षद्वीप का क्या है, संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो एर्नाकुलम हाई कोर्ट केरल में है, या केरल हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो एर्नाकुलम में है। बात क्या है, एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओडिशा राज्य, उड़ीसा बोल सकते हैं, ओडिशा। वैसे नाम परिवर्तन कर दिया गया है, वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया है, ओडिशा कर दिया गया है। तो ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है, या ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बताएं, देखिए इसका आंसर क्या होगा। भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता, चांदीपुर। पहले तो ये सोचो कि चारों के चारों ऑप्शन उड़ीसा के हैं कि नहीं है। भाई चारों केंद्र उड़ीसा में स्थित है कि नहीं है। तो कोलकाता कहाँ स्थित नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। कटक उड़ीसा में आता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आता है, चांदीपुर फायरिंग रेंज भी उड़ीसा में है। तो उड़ीसा की राजधानी तो क्या है, पता ही आपको सबको, भुवनेश्वर। परंतु जो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कटक में है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। और कटक में ही उड़ीसा उच्च न्यायालय स्थित है। उड़ीसा हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो कटक एक स्थान है जहाँ भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है। और वहीं पर क्या है, उड़ीसा राज्य का क्या है, हाई कोर्ट स्थापित है, उसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है, 2010 का क्वेश्चन है। तो बताएं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करें। देखें फटाफट कमेंट करें, आंसर क्या होगा। एक तरफ क्या दे रखे हैं, उच्च न्यायालय दे रखे हैं, और एक तरफ उनका क्या दे रखा है,
मुख्यालय दे रखा है और क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो बताएं आंसर। राजस्थान उच्च न्यायालय है, उड़ीसा उच्च न्यायालय है, गुजरात उच्च न्यायालय है और केरल उच्च न्यायालय। वैसे तो आप कर सकते हो इसको, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बड़े शहरों के नाम है और बड़े शहरों के नाम आप राज्यों से मिला सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। परंतु यही ऐसा दे दे कि 3 संगत है और 1 क्या है, असंगत है, तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला तो दे रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय, और राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ आपका, जोधपुर। कहाँ है, जोधपुर में, सूर्य नगरी जोधपुर में। उड़ीसा उच्च न्यायालय की भी बात की थी, कहाँ है, कटक। चावल के लिए प्रसिद्ध क्या है, कटक। गुजरात का कौन सा शहर है यहां, अहमदाबाद। और केरल उच्च न्यायालय कहां है, तो केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम बोल सकते हैं या एर्नाकुलम बोल सकते हैं, बात क्या है, एक ही है। जैसे अभी बात की थी अपन ने कि केरल उच्च न्यायालय कहां है, एर्नाकुलम। तो देखो एक में क्या है भाई, एक में क्या है, 4 नंबर। बी में क्या है, 3 नंबर। सी में क्या है, 2 नंबर। और डी में क्या है, 1 नंबर। तो देखो 4 3 2 1, 4 3 2 1, आंसर क्या होगा भाई, सी आंसर होगा। 4 3 2 1 का क्या होगा, आंसर होगा। तो क्लियर हो गई बात। सुमिलित कीजिए उच्च न्यायालय और मूल स्थान कौन सा, तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है, कि जो हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट्स के जो पावर्स हैं या क्षेत्राधिकार बोल सकते हैं या शक्तियां बोल सकते हैं, उनको घटाने अर्थात कम करने और बढ़ाने अर्थात वृद्धि करने का अधिकार पावर किसके पास है। 4 ऑप्शन आपके पास, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल और राज्य विधान मंडल। तो बताइए, देखिए आंसर क्या होगा। देखो भाई 2 आंसर ऑप्शन तो इसके ऐसे क्लियर कर देते हैं। राज्य विधानमंडल हाई कोर्ट की कोई शक्तियों में वृद्धि नहीं कर सकती, राज्यपाल भी नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कभी किसी के पावर में वृद्धि कर सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। तो कौन करेगा भाई, संसद। संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार देती है। बढ़ा सकती है या क्या कर सकती है, घटा सकती है। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है, पार्लियामेंट को है। तो क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट कौन देता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो बताए देखिए कौन देता है, राष्ट्रपति करता है, राज्य सरकार करता है, राज्यपाल करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। वैसे इसकी नियुक्ति की जो अपॉइंटमेंट की है वो लंबी प्रक्रिया है, परंतु ऑप्शन के आधार पर आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन के आधार पर आंसर होता है राष्ट्रपति। कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, देखो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो लगभग सेम ही है, हटाने की प्रक्रिया और नियुक्ति की प्रक्रिया सेम है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन भी है हाई कोर्ट में। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और यदि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। हाँ, इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी भिन्न है, पूरी भिन्न नहीं, थोड़ी सी भिन्न है। अब देखो अपन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों की मिल सिफारिश पर करता है। या कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किस आधार पर, चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय का,
भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 2 क्या करते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सिफारिश, और राष्ट्रपति उसी आधार पर नियुक्ति करता है। अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय 2 बातें और ध्यान रखता है। एक तो वो संबंधित राज्य के, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो संबंधित राज्य कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल से परामर्श लेगा और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या लेगा, परामर्श लेगा। राजस्थान में किसी जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो एक तो राजस्थान के राज्यपाल से परामर्श लेगा और एक राजस्थान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे भी वो क्या लेगा, परामर्श लेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है परंतु संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करना क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो देखो, त्यागपत्र चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का हो, एक ही बात है। आई बात समझ में? तो बताए देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्य के राज्यपाल को। वैसे सामान्य तो ये होता है कि मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति को देता है और अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, परंतु संविधान में ये लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो भी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। चाहे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, जब त्यागपत्र की बात आती है तो दोनों त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, राष्ट्रपति को अपना क्या देते हैं, त्यागपत्र देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है वो किस आधार पर की जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे जज की मामला बैठा दिया। तो बताएं देखिए आंसर क्या होगा इसका। क्या होगा इसका, तो दोनों इसके आंसर हैं, कदाचार और असमर्थता। आंसर क्या होगा, उपयुक्ति दोनों। आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, हटाने की प्रक्रिया सेम है। कदाचार और आरोप भी क्या है, सेम है। असमर्थता दोनों आरोप। थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(4) और एक आता है अनुच्छेद 217(1). देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है। किसको हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 124(4) के तहत। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है तो किस अनुच्छेद के तहत, 217(1) के तहत। आरोप सेम है, कदाचार या असमर्थता के आधार पर। हटाने की सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, समान है। अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को तथा अनुच्छेद 217(1) के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना, न्यायाधीशों को हटाने को लेकर प्रस्ताव संसद में लाया जाता है और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा की इच्छा है लोकसभा ला सकती है, राज्यसभा की इच्छा है राज्यसभा ला सकती है। मान लीजिए कि लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा,
100 सदस्यों द्वारा। और राज्यसभा में लाया गया तो कम से कम कितने सदस्यों द्वारा, तो 50 सदस्यों द्वारा लाया जाता है। अब मान लीजिए कि लोकसभा में हटाने को लेकर प्रस्ताव लाया गया या महाभियोग लाया गया, तो लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा जब यह प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया जाता है, 100 सदस्य अनुमति दे देते हैं, तो यह प्रस्ताव किसके पास जाता है, लोकसभा स्पीकर के पास जाता है। लोकसभा स्पीकर इसको स्वीकृत कर सकता है और क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। स्वीकृत कर सकता है या क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। अब मान लीजिए कि अस्वीकृत कर दिया तो बात ही खत्म है, और स्वीकृत कर दिया तो एक 3 सदस्यीय क्या बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, जो क्या करती है, लगाए गए आरोपों की जांच करती है। इसमें 3 सदस्य इस प्रकार से होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक होता है कानून का जानकार। यह समिति लगे गए आरोपों की जांच कर लेती है। जांच के बाद क्या होता है, ये महाभियोग उसी सदन में लाया जाता है जिस सदन में पहले लाया गया, और वह सदन अपने कितने बहुमत से भाई, 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर दे तो महाभियोग कहाँ जाता है, दूसरे सदन में, और दूसरा सदन भी किस बहुमत से, 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर दें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटावा मान लिया जाता। आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। न्यायाधीश अपना सदन में पक्ष रख सकता है, अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। 5 बार लाया गया है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में, 3 बार कहाँ लाया गया है, हाई कोर्ट में, परंतु हटाया किसी को नहीं गया है आज तक। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों हैं, कदाचार व असमर्थता अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अनुच्छेद 217(1) के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। देखो इसका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, लेडी जस्टिस कौन थी, या प्रथम हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश। देखो प्रथम जो महिला न्यायाधीश बनी थी ना, जो प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी हाई कोर्ट की बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनी थी। तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ ले कि देश की प्रथम महिला न्यायाधीश, या क्वेश्चन को ऐसा पूछ ले हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो बात क्या है, एक ही है, आंसर क्या होगा, अन्ना चांडी। और अन्ना चांडी देश की प्रथम महिला न्यायाधीश थी और हाई कोर्ट की थी, और कब बनी थी, 1959। और 1959 में किस राज्य के हाई कोर्ट में बनी थी, केरल। तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बोले या देश की प्रथम महिला न्यायाधीश बोले कौन, अन्ना चांडी। अब यदि क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस की बात की गई है, किसकी बात की गई है, चीफ जस्टिस, और भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ सकता है या प्रथम उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो आंसर क्या होगा, लीला सेठ। और लीला सेठ किस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनी, हिमाचल प्रदेश। यहां से और क्वेश्चन बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है भाई, तो मीरा फातिमा बीबी। कौन है, मीरा फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, केवल क्या बनी है, न्यायाधीश बनी है। तो आंसर क्या हो गया, अन्ना चांडी। और किस राज्य की हाई कोर्ट की थी, केरल राज्य की। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो बताएं देखिए आंसर क्या होगा। देखो ज्वाइंट उच्च न्यायालय तो है भारत में, वैसे आर्टिकल 214 तो ये बात कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा।
भारत के प्रत्येक राज्य में कि क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। आई बात समझ में। अब देखो आगे बात क्या होती है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की जा सकती है। अब देखो महाराष्ट्र जो या बॉम्बे जो उच्च न्यायालय है उसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं। महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में आते हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। केवल क्या दे रखा है, सभी हैं जो किसके अंदर आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के या मुंबई हाई कोर्ट के दिन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। इस बात को सुनना आपको। विधि आयोग की देगा सिफारिश तो सीधी सी बात है। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, 50 हैं, ठीक है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य हैं, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होंगे, दूसरे राज्यों से होंगे। मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों में से 17 न्यायाधीश किसी दूसरे राज्य के निवासी होने चाहिए। ये नहीं कि पूरे के पूरे राजस्थान से ही कर दिए जाए। तो ये विधि आयोग की, इस विधि आयोग के अध्यक्ष थे न्यायाधीश HR खन्ना। न्यायाधीश HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में कुल न्यायाधीशों का 1/3 न्यायाधीश हैं वो दूसरे राज्यों से होने चाहिए, संबंधित राज्य से नहीं होने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक शानदार क्वेश्चन बनता है और SSC एग्जाम 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखो राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किससे सलाह से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। चाहे यहाँ राज्यपाल की बात पूछें चाहे उपराज्यपाल की बात पूछें, एक ही बात है, दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। बड़ा कोई ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है, साधारण है, परंतु यहाँ उपराज्यपाल देखकर क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया है। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके पास होती है। देखो एकात्मक, मान लीजिए भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, फिर भी एकात्मक शासन व्यवस्था की बात की जाए तो शक्ति किसके पास होगी, सीधी सी बात है, केंद्र के पास होगी, राज्य के पास होगी या केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगी। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। देखो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक सीधी सी सोचने योग्य बात है और सोचकर क्या दे सकते हो आप, आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, SSC CGL में पूछा गया है। आई बात समझ में कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है, तो केंद्र सरकार के हाथ में होती, स्थानीय सरकार के हाथ में नहीं होती, अपन सरपंच के हाथ में थोड़ी सी, केंद्र राज्य सरकार के हाथ में, पंचायत के हाथ में नहीं, किसके हाथ में होती है, केंद्र सरकार। बहुत ही एक सोचनीय है, डीपली क्वेश्चन नहीं है, एक दिमाग लगाने का क्वेश्चन है और दिमाग लगाते हैं आंसर हल। और SSC CGL का क्वेश्चन है 2016। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है, बताएं देखें। द्विसदनीय व्यवस्था किस सरकार की विशेषता है, संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, संघीय सरकार की, एकात्मक सरकार की। देखो द्विसदनीय व्यवस्था की बात की जाए तो देखो द्विसदनीय व्यवस्था में न तो एकात्मक सरकार की बात होती है, अध्यक्षीय सरकार और संघीय सरकार का तो फॉर्मेट ही लगाता है, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था नहीं होती, उसमें
संसदीय और देशात्मक ये होता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का मिलन होता है, ठीक है। और संसदीय सरकार में तो क्या होती है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका का गठन करती है, जबकि अध्यक्षीय सरकार में क्या होती है, व्यवस्थापिका अलग रहती है और कार्यपालिका का अलग ही गठन होता है। ये अमेरिका में है, ये भारत में। द्विसदनात्मक सरकार का अर्थ होता है संघीय सरकार। क्या है, संघीय सरकार की विशेषता है द्विसदनीय व्यवस्था। देखो भारत में संघीय सरकार है अर्थात 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और ये 2 सदन व्यवस्थापिका में आते, ध्यान रखना। यहां संसदीय या देशात्मक की बात नहीं सोचनी, केवल किसकी सोचनी है, संघीय सरकार की बात सोचनी। आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप। देखो एसएससी सीजीएल का इश्यू है, कोई थ्योरी रखने की बात नहीं, एक दिमाग का कॉन्सेप्ट है, परंतु वर्तमान में ध्यान रखना 2020 चल रहा है, खतरे की घंटी चल रही है, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी पूरे रखना है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, साधारण भाषा में दिया गया। भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप है, शक्तियों के विभाजन से लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र का अर्थ किससे होता है, चुनाव से होता है। सरकार का संघीय रूप है, समाजवादी से कोई अर्थ नहीं, तो सरकार का एकात्मक स्वरूप से कोई, सरकार का संघीय स्वरूप है। अभी बात की थी भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, शक्तियों का बंटवारा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सभी किसकी है, संघीय स्वरूप की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। डबल मेंबरशिप, डबल सिटीजनशिप की बात की गई, मेंबरशिप की बात नहीं की गई। तो बताएं दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। एकात्मक ना, एकात्मक तो एक केंद्र के पास होती है। संसदीय का फॉर्मेट ये अलग है। राष्ट्रपति शासित सरकार ना, किसकी विशेषता है भाई, संघीय सरकार की विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता डबल सिटीजनशिप की बात की गई है और ये संघीय सरकार की विशेषता है। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है, इकहरी नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, भारत के राज्यों की नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से सोचने योग्य क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो बताएं, देखें आंसर इसका क्या होगा। आंसर क्या होगा भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीय सरकार, संसदीय सरकार। विशेषता नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां क्या दे रखा है, नहीं की बात की गई है। देखो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है सीधी सी बात है, तो भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में संघीय सरकार है, दोहरी नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी किसकी बात आती है, संघीय सरकार। भारत में संसदीय सरकार है, क्योंकि कार्यपालिका का गठन कौन करती है भारत में, व्यवस्थापिका करती है, इसलिए संसदीय सरकार। अध्यक्षीय सरकार भारत में नहीं है, अध्यक्षीय सरकार भारत में नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, अध्यक्षीय सरकार। और अध्यक्षीय सरकार भारत के किन देशों में, विश्व के किन देशों में, तो यूएसए व फ्रांस, यूएसए व फ्रांस दोनों में क्या है, अध्यक्षीय सरकार है। कौन सी सरकार है, अध्यक्षीय सरकार है। हो गई बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है, तो बताएं देखिए क्या उद्देश्य है। आंसर क्या होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। एसएससी मैट्रिक्स लेवल 2008 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर दिया गया है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है ना। शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना ना, हो ही नहीं सकता, शांति है ही नहीं भारत में।
शांतिपूर्ण एवं हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की व्यवस्था हो ही नहीं सकता। हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की व्यवस्था, देखो तीनों ऑप्शन मिले हुए हैं, पहला दूसरे में मिला हुआ है और दूसरा तीसरे में मिला, तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए। तीसरा अलग ही आ रहा है, चौथा अलग ही आ रहा है। लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा किसकी स्थापना की बात की गई है? समाजवाद की स्थापना की बात की गई है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ ये होता है कि लोकतांत्रिक साधनों द्वारा किसकी स्थापना कर सकते हैं अपन? समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? ये मूल ढांचा कई बार आता है, तो इसकी बात बताएं, देखिए आंसर क्या होगा इसका। देखो दो बातें बता देते हैं, इसमें दो बातें आती हैं। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपका नहीं पढ़ा हो तो आपका आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती, क्योंकि ज्यादा चर्चा में कौन सा है? केशवानंद भारती। देखो केशवानंद भारती मामला था 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकती है? संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती। संसद मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए संविधान के किसी भी भाग में वो क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अब क्या हुआ कि इन्होंने बात तो कह दी, परंतु इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा शब्द की व्याख्या नहीं की। तो केशवानंद भारती मामले में तो इतना कहा गया कि संविधान संसद है मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। परंतु मूल ढांचा क्या है, इस बात का उल्लेख इस मामले में नहीं किया गया था। तो एसआर मुंबई मामला 1994 और इसमें मूल ढांचे शब्द की क्या की गई थी? व्याख्या की गई थी, और इसमें कहा था धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद किस में आते हैं? भारतीय संविधान के मूल ढांचे में आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? एसआर मुंबई मामला। बहुत ही अच्छा एक स्तर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, एक लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? भाई लोकतंत्र का जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, उसमें कौन सा तत्व आवश्यक है? तो बताएं, देखिए कौन सा आवश्यक है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? भाई सीधी सी बात है, लोकतंत्र को बनाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या चाहिए? होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। अवसर की समानता, लोगों को चुनाव लड़ने की अधिकार नहीं है तो क्या लोकतंत्र होगा? नहीं होगा। अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, लोगों का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया देखो। तो उपयुक्त सभी लोकतंत्र के लिए क्या है? आवश्यक तत्व है। और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका? उपयुक्त सभी। तो आज के 25 क्वेश्चन आपके क्या हैं? कंप्लीट हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, डाल दी जाती है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करिएगा। और कोचिंग भी जल्दी खुलने वाली है, आपसे जल्दी ही प्रत्यक्ष रूप से क्या हो सकती है? मुलाकात हो सकती है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट